अब हमारा अगला सेशन है फूल और शबनम, जिसकी मॉडरेटर हैं बुशरा अंसारी। आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी नशिस्तों पर इत्मीनान से तशरीफ़ रखें। Bushra Ansari is a multi-talented performer, singer, actor, writer, and a host, a lively compere and a gifted mimic who has remained a major personality for over 4 decades. She has received many awards over the years, including the most prestigious Pride of Performance Award. Bushra will be hosting the session and will be talking to you about it. Bushra is known to be equally at ease with comedy or serious drama. She is an accomplished singer and has written some very popular drama serials and plays, including Neeli Dhoop, which was her first script, Makan, and Kuch Dil Ne Kaha. Her 2010 serial Dil Hai Chhota Sa was the highest rated drama serial of that period, controversially dramatizing the marriage custom Nikah Halala. She has received many awards over the years. Bushra. Thank you very much. And I must appreciate your good homework. ख़वातीन हज़रात, मुझे पता है आज आप किस इंतज़ार में हैं और किस एक्साइटमेंट में हैं, और मैं भी उसी एक्साइटमेंट में यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, बल्कि मैं 12 बजे से ही मौजूद हूँ, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि हमारी जो मेहमान हैं हमारे दिल पर विराजमान हैं, हम उनके इंतज़ार में पलकें बिछाएं, आंखें बिछाएं और हम उनके इंतज़ार में उनसे पहले बैठे हों। बिल्कुल ऐसा ही वार्म वेलकम, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा वार्म वेलकम वो उनको मिलना चाहिए जो हम सोच के बैठे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि वो चूँकि मेहमान हैं और उन्हें बहुत दिनों बाद पाकिस्तान आई हैं और बहुत सी चेंजेस कराची में भी देख रही हैं, बड़ी एक्साइटेड हैं, बड़ी खुश हैं, लेकिन वो कहीं बहुत दूर के सैलून में बाल बनवाने चली गई मासूमियत में। उनको क्या पता, वो समझी होंगी पिछली गली में डेपिलेक्स है, किसी ने कहा वहाँ बड़े अच्छे बाल बनते हैं, वो चल पड़ी मासूम। तो अब ये तो पता नहीं, डेपिलेक्स तो ऐसे उससे थोड़ा आगे जाएं अगर तारिक रोड से तो फिर लाहौर आ जाता है, मतलब आ भी सकता है लाहौर, हैदराबाद तो आ ही जाता है, लेकिन वो किसी ट्रैफिक में स्टक हो गई और वो खुद ही बेचारी परेशान है कि मैं अब क्या करूं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरी तो आदत है बातें बनाने की। अस्सलाम वालेकुम। डेपिलेक्स तो खुद यहाँ मौजूद है, बिखाला सामने खड़ी हैं। तो ऐसा हुआ कि मैंने कहा ये बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि आप लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उनकी जगह आके बैठ गई पहले ताकि आपको मैं बातों में लगाऊं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, गल्लां विच लाईदा है लोकां नूं, ते सानूं ते आदत है गल्लां चलाउण दी। तो मैंने कहा चलें, इससे बेहतर है, हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने भी कहा कि वो कुछ वक्त उनको लगेगा, तकरीबन वो कोने तक होंगी, फिर वो एक प्यारी सी साड़ी पहनेंगी और फिर वो आएंगी, तो उसमें वक्त लगेगा। और उसमें इनका कसूर नहीं है क्योंकि उनको फासलों का पता नहीं था, और ये भी पता नहीं था कि कराची की अब सबसे बड़ी क्वालिटी इस वक्त ये है कि ट्रैफिक जैम है हर तरफ, और उसकी भी बड़ी वजूहात हैं, बड़े मतलब दिल के फपोले। हम इससे पहले कि वो यहाँ आके सुने कि हम अपनी चुगलियाँ खुद ही कर रहे हैं कि बैंक वालों ने सबको लोन दे दिया है, चाहे जिसकी तनख्वाह 25,000 है, जिसकी तनख्वाह 40,000 है, वो रोटी नहीं खा रहा, उसने गाड़ी ले ली, सड़क पे छोड़ दी, और वो एक्साइटमेंट भी चली गई उसकी कि वो कभी कुछ बनाए, कुछ कमाए, कुछ बचाए, और फिर एक गाड़ी को एम करे और फिर वो ख़रीदे और फिर वो उसका मज़ा ले। ये मजाक ख़त्म हो चुका है। ये मजाक बिल्कुल उसी तरह ख़त्म हो चुका है जैसे अब हम लोग ईमेल लिखते हैं, टेक्स्ट पे लोगों से बात करते हैं, और हम ख़त लिखना छोड़ गए हैं, क्योंकि इस ख़त लिखने की एक खूबसूरत रोमांटिसिज्म जो हमारी ज़िंदगियों में थी, और ख़त पढ़ने की और ख़त मिलने की और ख़त पहुँचने की, वो एक पूरा प्रोसेस था, बड़ा रोमांटिक प्रोसेस था, वो चला गया है हमारी ज़िंदगियों से। मुझे याद पड़ता है मेरे वालिद अहमद बशीर, आप में से बेशतर लोग जानते होंगे, ही वॉज़ अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट एंड अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो वो मुझे कहते थे कि मुझे फ़ोन ना किया करो। मैं कराची से फ़ोन करती थी, क्या हाल है अब्बा, कैसे हैं? कहते मैंने फ़ोन ना करया कर, मैंने ख़त लिखया कर। जो तू ख़त लिखनी है, तू मेरे वास्ते टाइम कढ़नी है, फिर तू उस कागज़ नू पढ़नी है, फिर उस कलम नू पढ़नी है, फिर तू मेरे बारे सोचनी है, फिर तू लिखनी है, फिर लिफाफा बंद करके मेरे वास्ते टाइम कढ़ के उन्होंने पोस्ट करनी है, फिर वो मेरे कोल पहुँचता है, मैं उन्होंने हथ लाना वा,
फिर मैं खोलना वहाँ मेरी अक्खां की तेरी शक्ल आंदी है, फिर मैं बार बार पढ़ना वहाँ। वो जो एक खूबसूरत रोमांस था ना, ख़त लिखने और पढ़ने और एक इस तरह से अपने जज्बात पहुँचाने का, हमें बड़ा उसका तजुर्बा है हमारी जनरेशन को ख़ास तौर पे। अब जो नए बच्चे हैं वो तो ईमेल पे और इस पे सब, उनका कसूर नहीं है, उनको जैसी दुनिया मिली वो उसी तरह निभा रहे हैं। मुझे याद पड़ता है हमारे घर में मुस्तकिल खतूत जो आते थे उसमें मुमताज़ मुफ्ती साहब के ख़त बहुत बाकायदगी से आते थे। और क्या आप में से किसी ने अगर उनकी हैंड राइटिंग देखी होगी तो मोती के दाने होते थे। हम सब बच्चे थे और हमें शायद इतनी अक्ल भी नहीं थी क्योंकि मुफ्ती साहब तो मुफ्ती चाचा थे, हम समझते थे हमारे ताया हैं वो। मैं स्कूल में कभी कह भी देती थी हमारे ताया आए हुए हैं, हालांकि अब्बा उनको तू करके बात करते थे। वो अब्बा से बड़े थे लेकिन उन दोनों की तू तड़ाक थी। तो हम कहते थे हाय मुफ्ती चाचा का ख़त सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कितना प्यारा लिखा है। और उनको गालिब के खतूत की तरह की एक अलग उनकी एक वो एड्रेस करने की, जो मुखातिब करने की एक क्वालिटी थी। ना सलाम ना दुआ, मैं आ रहा हूँ, मुद्दी से कहना करेले पका के रखे धागे वाले फलाने, बस मुमताज़। ना खुदा हाफिज़, ना सलाम, ना कैसे हो या क्यों। तो वो 5 जुमले होते थे और वो हमें लगता था जैसे किसी ने कागज़ पे मोती बिखेरे हुए हैं। तो खतूत की एक बड़ी खूबसूरत सी वैल्यू और ख़ूबसूरत सी यादें हैं जो मुझे अब भी ये लगता है कि जैसे मैं थोड़ा बहुत कभी कभी लिखती हूँ, ऐसी शोदे से ड्रामे लिखती हूँ और मैं कौन सी राइटर हूँ, आम से कमर्शियल से। लेकिन मुझे हमारी प्यारी सी दोस्त है नूर हुदा शाह, बड़ी पाए की राइटर हैं और बड़ी खूबसूरत ख़यालात की मालिक हैं। वो मुझे अगले दिन कहती हैं कि कंप्यूटर पे लिखना सीख लें, आसान हो जाएगा। मुझे आता भी नहीं है वैसे, उनको आ गया माशाल्लाह, वो मुझसे होशियार हैं हर तरह से, सोचने में, समझने में, लिखने में। तो मैंने एक दिन सोचा अभी कि मैं कोशिश करूं कंप्यूटर पे लिखने की। पता नहीं मुझे कागज़ अच्छा लगता है। मैं पहले अपनी मेज़ साफ़ करती हूँ, लिखती भी साल में एक दफ़ा ही हूँ, ऐसा कौन सा रोज़ रोज़ लिखती हूँ। फिर जब मेज़ पे जाती हूँ 2-4 दिन, फिर उसको ठीक करती हूँ, मैं ज़रा सफाई करती हूँ, नए नए पेन लेती हूँ, फिर कागज़ की दुकान पे जाती हूँ, कागज़ लेती हूँ, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती हूँ कि कुछ लिखना है। अच्छा, फिर एक दिन बैठी, फिर 2 सीन लिखे, फिर मज़ा नहीं आया, फिर फाड़ दिया। वो एक खेल है बड़े मज़े का, उसमें कुछ ना कुछ गुजारा सा हो जाता है। बहरहाल इसी तरह है ज़िंदगी के बहुत से काम और उनके मुख्तलिफ़ तरीके हम अपनी ज़िंदगियों में देख रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक हम बदल गए, कहाँ से कहाँ तक हमारा बैठना उठना, पढ़ना लिखना, ओढ़ना बिछोना, गुफ्तगू का अंदाज़ सब बदल गया। अल्लाह, ये तो अज़रा हर दफ़ा मैं इसीलिए लाके बिठाती हूँ सामने अज़रा को ये फ़ौरन मुझे गाने के लिए कह देती हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे मैं लेके जाती हूँ अभी अगले महीने में लेके जाऊँगी कहीं और, ऐसे ही करना फिर अज़रा को भी और मुझे भी गाने की शिकायत है। लोगों को गुर्दे की शिकायत होती है, हमें गाने की शिकायत होती है कहीं गाने की जगह आ जाए। एक दफ़ा मैंने किसी से कहा, हमारे दोस्त के घर में गाना था, वो बड़े बड़े शौकीन थे, उनकी बीवी भी गाना सीखती थी, वो भी सीखते थे। आता वाता नहीं था मगर सीख रहे थे, चलो कोई बात नहीं, किसी की चुगली करने से अच्छा बंदा बुरा ही गाना गा ले, चलो कुछ मतलब टाइम ज़ाया तो ना करे ना। तो वो मुझे कह लगे, मैंने कहा देखें मैं आती हूँ तो आप लोग जो है ना मुझे वहाँ पे, मैं आती हूँ खाना वाना खाने, आप मुझे फ़ौरन वहाँ फरीदा खाना बना के बिठा देते, मैं कौन सी इतनी बड़ी सिंगर हूँ। तो मुझे कहना नहीं आपने, अच्छा आप खुद गाएं, आप लोग शौकिया फ़नकार गा रहे हैं तो मैं भी सुनूंगी, अच्छा प्लीज़ मैं सुनूंगी। अब काफ़ी देर गुजर गई, वो गाने लगे, उनके दोस्त गाने लगे, सब बुरा गा रहे थे। तमाम लोग बहुत अमीर लोग थे, हीरे मोती पहने हुए थे, उन्होंने पैरों में भी हीरे पहने हुए थे, पता नहीं कहाँ बुरा गा रहे थे, बेसुरा ही गा रहे थे। मेरा दम घुटने लग गया ना थोड़ी देर में। तो मैंने कहा उनसे, मैंने कहा कि देखिए मैंने आपको मना तो किया था कि आप मुझे गाने को ना कहें, लेकिन अब प्लीज़ ऐसा भी ना करें, थोड़ा सा तो कहें ना मुझे आप मैंने ये थोड़ी कहा था कि बिल्कुल ही ना कहें, मतलब मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, अब आप मुझे थोड़ा सा मना लेंगे, मैं जल्दी से मान जाऊंगी हाय शबनम की तो क्या क्या फिल्में अब अभी आएंगी तो हम उनसे बात करेंगे और फिर उनकी फिल्में याद करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं। अंदलीब कितनी अच्छी फिल्म थी और बज़मी साहब का म्यूज़िक कैसा था। जी दोस्ती, बहुत सारी फिल्में, अनमोल, दोस्ती, आईना, अभी तो हम उनके बारे में बात करेंगे। अल्लाह करे कि वो साड़ी लिपट जाए जल्दी से, बहुत जल्दी पहनती हैं बंगालने साड़ियाँ, 1 मिनट में यूँ 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 यूँ। देखने में मैं भी बंगालन लगती हूँ इसलिए मैं भी साड़ी फ़ौरन बदल लेती हूँ लेकिन वो बेचारी ट्रैफिक में स्टक होगी। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये फिल्मी अदाकारा थी तो इसलिए लेट हुई। वो बेचारी तो बहुत ही ग्राउंडेड सी, सिंपल सी, प्यारी सी, एक बहुत, आप देखेंगे तो आपको यकीन भी नहीं आएगा कि इतनी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, अब एक बहुत अलग तरह की लाइफ गुजार रही हैं। बहरहाल वो तो मैंने सोचा था कि मैं उनके मुंह पर ही उनको सुना दूंगी गाना, आए हाय, ऐसा ना वो गाना सुन के आए ना फिर
अब आप हमें सुना दीजिए बुशरा। है ये कौन है? आए नूर बैठी है। चले मैं थोड़ा सा एक अस्थाई सुनाती हूँ। इसको एको दे देना बेटा, ये अजान वाला माइक है, तकरीर वाला भी है। अच्छा कल उनका मुझे फ़ोन आया, बड़ी स्वीट हार्ट है, मुझे क्या पता कोई अननोन से नंबर से था। मैंने कहा जी हेलो, कहने की मैं शबनम बोल रही हूँ। मैंने कहा हाय मैं सदके जाऊँ? कहती है मेरे पास किसी से मैंने नंबर लिया, मेरे पास नंबर नहीं था, और बुशरा पहले तो मैं फ़ैन थी, अब मैं आशिक हो गई हूँ। मैंने कहा हाय स्वीट। मैंने कहा अच्छा आप देखती हैं हमें? मुझे क्या पता बांग्लादेश में हमें कोई देख रहा है नहीं देख रहा, हमको तो पता ही कुछ नहीं। कहने लगी हाँ मैं जियो भी देखती हूँ, हम पे हर जगह आपको ढूंढती हूँ, आपके जोक्स पे इतना मज़ा आता है। मैंने कहा या अल्लाह रंगीले की याद ताज़ा हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जोकर ही समझ लिया, मगर कुछ समझा तो उन्होंने। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में हैं प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग हम उन पे बेरुखी का इल्ज़ाम क्यों लगाएं, हम उन पे बेरुखी का इल्ज़ाम क्यों लगाएं, उनकी जफ़ा का है दिल हम क्यों बुरा मनाएं, जो चाहे अब करे वो, दिल पे सितम हमारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। अच्छा आपको एक बात बताऊं जो मुझे तो पता है, लेकिन मैं मजबूर हूं कि मैं इसको फॉलो नहीं कर पाती। जो सिंगर्स होते हैं वो ज़्यादा बातें नहीं करते। मुझे याद पड़ता है महनाज अल्लाह जन्नत नसीब करे, एक बहुत ही मीठी प्यारी आवाज़ सुरीली थी, कहती थी जिस दिन मुझे गाना होता था हम ताली से पानी मांगते थे, कि मैं घर में भी नहीं बोलती थी, मैं तो इतनी बकबक के बाद गा रही हूँ तो आवाज़ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा रही है। तो वो थोड़ी सी ट्यूनिंग चाहिए होती है इस वक्त आपको, और गाने का मोड एक अलग होता है। सो मैंने ये बात उनकी सुनी तो सही, पर मैंने उस पर अमल कहाँ किया। मैं बातें ना करूँ तो कोई मुझे मुँह ना लगाए, मैं चुपकी बैठी रहूँ तो कोई कहे ये पता नहीं कौन बैठी है, चलो यहाँ से। अच्छा तो अब ये है कि शबनम के बारे में हम क्या क्या कहें, वो आएंगी तो फिर उनका बाब तो हम तब खोलेंगे। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि हमारी जनरेशन को तो बहरहाल उनका पता है बहुत अच्छी तरह, और हम सब उनके काम को, और उनका एक दौर था, उसके खूबसूरत एक फ्लेवर था, एक हमारा सबका खुद का भी एक वक्त जो गुजरा हुआ है, हम शायद उस वक्त से भी प्यार करते हैं। हम जब अपने पिछले किसी अदाकार को या किसी लेजेंड को कोई ट्रिब्यूट देते हैं या उनसे कुछ मुलाकात के साथ कोई एक और दुनिया में चले जाते हैं, तो एक्चुअली हम अपनी यूथ में चले जाते हैं, और उन गानों से या उन फिल्मों से या उन परफॉर्मेंसेस से या उस पर्टिकुलर वक्त से हमारी अपनी बहुत सी पर्सनल बातें जुड़ी होती हैं। तो हम बहुत सी चीज़ें लेके चलते हैं जब हम किसी पुराने बड़े अदाकार को या गुलकार को या फ़नकार को देखते हैं, ऐसा ही होता है। तो अभी शबनम के दौर में जितने लोग थे, मैं ये देखती हूँ कि जैसे ज़ेबा साहिबा हैं, अब वो सामने नहीं आती हैं, या सबिया खानम साहिबा हैं, वो भी अमेरिका में होती हैं। चंद लोग तो हमारे पास रह गए, अब तो सब कुछ चले गए। हुस्ना साहिबा हैं, वो माशाल्लाह हयात हैं, लेकिन वो भी सामने नहीं आती हैं। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है कि उस वक्त का जो एक फ़िल्म का करिश्मा था, जो एक फ़िल्म का रोमांस था, जो एक उसकी एक वैल्यू थी हमारी सबकी ज़िंदगियों में, उसमें ये पिछले 20 साल को छोड़ के, मतलब गंडासे
की फिल्में छोड़ के, सॉरी टू से, मैं बीइंग अ पंजाबी समझती हूँ कि बहुत लाउड था, जो बहुत ओवर लाउड था, जो सबसे हज़म नहीं हुआ, इसीलिए वो ख़त्म हो गया। उससे पिछला जो दौर है, आप देखिए रियाज शाहिद से लेकर एस सुलेमान से लेकर खुर्शीद अनवर साहब, नज़रुल इस्लाम साहब, हसन अस्करी साहब, ये काफ़ी पढ़े लिखे लोगों की फिल्में हुआ करती थी उस ज़माने में। बहुत से नाम शायद मैं इस वक्त नहीं ले पा रही। तो वो बहुत एक अलग तरह के लोग थे। बाद में जो दौर आया जिसमें कि कोई भी फिल्म बना लेता था, या मैं वो भी नाम नहीं ले सकती, तो उसकी वजह से आपने देखा कि क्वालिटी में कितना फ़र्क आया। लेकिन जब शमीम आरा साहिबा की फिल्में बनती थी, नायला थी, या ये दोस्ती, और हमराज फिल्म थी, खुर्शीद अनवर साहब ने खुद डायरेक्ट की थी, म्यूज़िक दिया था। उससे पिछली फिल्में चले जाएँ, मुसरत नज़ीर साहिबा की नीलो की, और वो दौर नूरजहाँ जब इसमें खुद काम करती थी, तो उस वक्त अच्छी खासी सुलझी हुई फिल्में बनती थी। आप सोचिए सैफुद्दीन सैफ थे, और शायरों में भी आप देखें कतील शिफाई साहब थे, कितने बड़े बड़े शायरों ने और कैसी कैसी शायरी लिखी है, कैसी कैसी खूबसूरत उल्फत की नई मंजिल को चला। फिर फैज़ साहब के कलाम को लोगों ने फिल्म में शामिल किया। तो एक 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 माइंडसेट था उस वक्त जिसको कुछ, जिसमें सेंसिबिलिटी थी, तभी वो फिल्में अब तक हमारे जहनों में और हमारे दिलों में मौजूद हैं। बीच में बस वो जैसे हम कहते हैं ना, ये मोबाइल की सेल्फियाँ, उस तरह की फिल्में बनने लगी, क्योंकि सेल्फ़ी भी वही चीज़ है जो कि बिल्कुल एक्चुअल फ़ोटोग्राफी को बहुत डैमेज कर रही है। कि सेल्फ़ी जब मोबाइलों में जैसे खींचते हैं, उसमें वो हुर्मत नहीं रही जो एक चार्म होता था तस्वीर खिंचवाने का। वो एक किसी भी चीज़ की एक हुर्मत होती है, वो चली जाती है जब आप उसको ऐसे किसी नए पहलू से उसको देखने लगे जिसमें कोई वज़न ना हो। तो इसी तरह मैं देखती हूँ ये शबनम साहिबा की रॉबिन घोष का म्यूज़िक, और फिर इनके अलावा निसार बज़मी साहब का म्यूज़िक, इतनी पाकीज़गी थी उनके कलाम में, उनकी म्यूज़िक में, रानी की फ़िल्मों में। तो वो एक फ़िल्म इंडस्ट्री थी जिसको हम बड़े प्राइड के साथ अपनी फिल्म इंडस्ट्री कह सकते हैं कि हमने एक बहुत अच्छा वक्त और बहुत अच्छी लॉलीवुड फिल्म्स देखी हैं। और अब हम एक और नई शक्ल में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को देख रहे हैं, जिसको मैं लॉलीवुड नहीं कहती। जब सब कहते हैं कि हमारा रिवाइवल है, तो मैं कहती हूँ नहीं, इट्स नॉट अ रिवाइवल ऑफ सिनेमा, इट्स अ न्यू इमर्जिंग सिनेमा। एंड ये कराची के लोगों ने इसको उठाया है मैक्सिमम। भी हमारे नए डायरेक्टर्स हैं, टेलीविज़न के स्टूडेंट्स हैं, हमारे नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं मीडिया, या हमारे जो एड डायरेक्टर्स हैं, तो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ कुछ इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए ये compete करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक है, अच्छी बुरी दरमियानी ऊंची नीची फिल्में बन रही हैं, अभी पनीरियाँ लग रही हैं, अभी तो ये दरख्त बनेंगे, अभी तो इनमें फूल खिलेंगे। अभी शुरू में अगर हम कह देंगे कि नहीं हमारी फिल्में बेकार हैं और ये बच्चे हैं, इनका विज़न हमसे बहुत आगे है, इनको बहुत आगे जाना है, तो मैं इसको कहती हूँ ये लॉलीवुड नहीं है, ये कॉलीवुड है, क्योंकि कराची से उठा है और ये कराची वालों ने बनाया है। और कराची में जितने बच्चे, लाहौर से भी बना रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो कराची के लोग बना रहे हैं। तो इसको आप, मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने सिनेमा को ज़रूर देखने जाइए। पसंद नापसंद बात की बात है, लेकिन इनकरेज ज़रूर कीजिए ताकि हमारा सिनेमा आगे फ्लरिश कर सके। अगर हमने 6 फिल्में नहीं देखी या 22 फिल्में लग रही नहीं देखी, वो डिस्करेज हो जाएंगे, फिर वो हम इसी लेवल पे रह जाएंगे। और यकीनन अच्छे स्क्रिप्ट्स भी आएंगे, अच्छा विजन भी होगा। जैसे शुरू में आपने देखा कमर्शियल टेलीविज़न जब शुरू हुआ तो हर तरह के ड्रामे बन रहे थे, बुरे अच्छे, पता नहीं कैसे वैसे, कुछ अभी भी ऐसे वैसे बन रहे हैं, लेकिन अच्छे भी बन रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि टेलीविज़न का ड्रामा बिल्कुल ही तबाह हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पिछला ही अच्छा था, अगला अच्छा नहीं है। थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर देखना होगा, अपनी अगली जनरेशन को थोड़ा वक्त देना होगा, थोड़ा रास्ता देना होगा, थोड़ी एक्सेप्टेंस देनी होगी, प्यार देना होगा, इंकरेजमेंट देनी होगी, तो वो आगे बढ़ेंगे। और फिर हम और शबनम पैदा करेंगे और बहुत सी रानियाँ आएंगी। अब तो हमारी टीवी की लड़कियाँ ही बहुत काफ़ी हैं माशाल्लाह। वो बल्कि हमारी जो लाहौर की फ़िल्म की लड़कियाँ थीं वो तो फारिग सी हो गई हैं कुछ। हमारी अपनी बच्चियों ने अच्छी निकरे वकरे पहन ली, कोई बात नहीं। हमारी लड़कियाँ खूब डांस वांस भी कर लेती हैं अब, लेकिन वो तो लाहौर की लड़कियों से अब हम फारिग हैं। यहाँ क्योंकि टीवी की लड़कियाँ अब एक्ट्रेसेस भी अपने टेलीविज़न करियर की वजह से बेहतर हुई हैं, और फिर बहरहाल उनके अंदर वो एक एनर्जी भी और तरह की है। और अब सबके अम्मी अब्बू मना भी नहीं करते फिल्मों में डांस करने से ना। हमारे तो अम्मी अब्बू हमें ड्रामों में नहीं काम करने देते थे हमें तो बहुत सख्ती से डांट पड़ती थी कि बस इश्किया डायलॉग नहीं बोलने, बच्चों के प्रोग्राम में गाने गाओ, बस पपिट्स के शो में गाते रहो, इतना ही काफ़ी है। तो अब बताएं राहिला क्या पोजीशन है? मैं शबनम की बुशरा जी Shabnam is arrived here. She's coming down shortly. अच्छा तो जी। बस
तो मैं दो क्या चार मतलब मिनट। मुंह से आग निकाल We लूं थोड़ी will देर be और? playing a documentary अच्छा, on her. ओके, दैट्स फाइन। बिल्कुल, अब हम और- अपने उस मोड में आ जाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, और हम शबनम साहिबा के लिए अपना दिल फराख करते हैं और आंखें बिछाते हैं, और आइए देखते हैं उनके बारे में। बहुत शुक्रिया। जहाँ भी हो सजना, हो सजना, तेरा साया यहाँ भी हो सजना, पलकें बिछा दूँ, सारी उम्र बिता दूँ। तू जो कहे तो तन मन अपना तुझ पे लुटा दूँ, सारी उम्र बिता दूँ। तेरा साया यहाँ भी हो सजना, पलकें बिछा दूँ, सारी उम्र बिता दूँ। नहीं इकबाल, मैंने तुमसे कहा था ना, मोहब्बत के सामने हर मसला छोटा हो जाता है। डैड ने कहा है, अगर इकबाल तुम्हें खुश रख सकता है तो शादी से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। श्योर? श्योर। वादा करो छूटे मुझे वादा करो छूटे मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में हरगिज़ हर राह में बिछड़ेंगे ना हम कभी। भूख नहीं है मुझे, मैं खाना नहीं खाऊंगा तारा। तेरा इंतजार करते करते तो सारा दिन बीत गया। खाना खा ले राजे, तुझे भूख लगी होगी। सुन, बाहर एक सन्नाटा सा छाया है, यूं लगता है दिन कभी का डूब चुका है। इसीलिए तो दिल भी डूबता जा रहा है। क्या कहा तूने? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तेरी आवाज तो सुनाई दी है। इसका मतलब है तूने मुझसे नहीं, किसी और से कुछ कहा है। किसी से भी नहीं तारा, मैं तो अपने आप से बातें कर रहा था। मेरे दिल की ढाढ़स के लिए तो इतना ही काफी है कि तू भी मेरी तरह अपने आप से बातें तो करता रहता है, और इन बातों से दुख कुछ कम हो जाता है। ऐसा होता है ना राज्य? बजाने वाले, उड़ाने वाले गाए, छोड़ चला तू ये गाँव रे, तोहे फिर ना मिलेगी ये छाँव रे, तोहे फिर ना मिलेगी ये छाँव रे। बंसी बजाने वाले, उड़ाने वाले गाए, छोड़ चला तू ये गाँव रे, तोहे फिर ना मिलेगी ये छाँव रे, तोहे फिर ना मिलेगी ये छाँव रे। बंसी बजाने वाले। मुलाजिम से मालिक बन जाना तकदीर का खेल है, क्या हकीकत शैला? शैला क्या जाने, मेरी जिंदगी में तो तुम एक तूफान की तरह आए हो और एक देवता की तरह मन में समा गए हो। तकदीर कुछ इस तरह मेहरबान हुई है शैला कि अपने आप पर यकीन नहीं आता। लेकिन शैला की मोहब्बत और उसके पगले दिल पर यकीन रखना जाहिद, अगर तुमने मुझ पर भरोसा ना किया तो मैं मर जाऊंगी। शैला, गाओ ना। मैं गाऊं सिर्फ तुम्हारे लिए।
शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले अच्छा और हंसी भी देखे होंगे मेरी बात निराली। अरे दिल को थाम के रह गया जिसने एक नजर भी डाली। बजाओ बजाओ मेरे संग ताली। बजाओ बजाओ मेरे संग ताली। बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ ताली। और हंसी भी देखे होंगे मेरी बात निराली। हाय दिल को थाम के रह गया जिसने एक नजर भी डाली। बजाओ बजाओ मेरे संग ताली। बजाओ बजाओ मेरे संग ताली। बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ ताली। आदाब चाची जान, पहुंच तो गई हूँ मगर ये ना पूछिए कैसे पहुंची हूँ। अरे मेरी बच्ची, शुक्र है तू पहुंच गई। मैंने तो इसे भेजा था लेकिन जाने ये किन लोगों को उठाकर ले आया। अच्छा तो ये है वो मंसूबा बंदी। अरे मालकन फिर तो सारी गलती जानू की नहीं इस मेम साहब की है। अरे अब क्या अंग्रेजी में गिट पिट कर रही है। उस वक्त हम मर्गे मुर्गे हका कर ले जा रहे थे, स्टेशन के चबूतरे पे खड़ी देख रही थी, बोली क्यों नहीं कि मैं हूँ, मैं तुम्हें हकाला था। मुझे क्या पता था, तुम तो मुझे कोई मुर्गे वाले दिखाई दे रहे थे। मुर्गी मुर्गी मालकन देखो ये मुझे मुर्गी वाला बोल रही। अरे तुम क्या जानो, जानू को देखकर तो अनजानी छोकरियां भी आवाजें लगाती। वो जा रहा है जानू, वो जा रहा है जानू। और तुम बस बंद, जाओ मुंशी को मेरे पास भेज दो। भेजता हूँ। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मैं बताता हूँ अपने आप को मैं क्या जा रहा हूँ। इसका तो बाबा आदम निराला है, जबान का तीखा है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है बेटी। मगर ये है कौन चाची जान? बदामी नैनों वाले बदामी नैनों वाले। मैं ये रूप सिंगार करूं तुझ पे निसार, मुझे दिल का करार बना ले। नैनों वाले नैनों वाले बदामी नैनों वाले।
अल्लाह खेल ख़त्म है। अटक गए हम। कभी ना हुआ ज़िंदगी में कि कोई काम सही हो जाए। पहले रिहर्सलें होती हैं हर जगह, मैंने देखा बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पहले प्रेजेंटेशंस किए, वो ब्रीफिंग, एंड दिन पे उनका वो जूस का गिलास यहाँ ही होता है और रुक जाती है फिल्म। मगर ये बहुत अच्छा लगता कि हम उनके सामने देखते हैं। अरे चलो फिर से हो गया, आ गई क्या? जहाँ भी हो सजना मसला ये है कि यहाँ पे ज़रा हम वक्त की पाबंदी का मसला है, ख़ास तौर पे हमारे इन सेशंस में, वरना तो हम तो देर में पहुँचते हैं, दूल्हा दुल्हन रुखसत हो चुके होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि दूल्हा दुल्हन ने तो चाहे कोई देर में आए सवेर में, उन्होंने तो रुखसत हो ही जाना होता है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करते, उनको किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ इसके बाद जो सेशन होना है वो भी बहुत भारी भरकम है और उसके बाद वाला भी बहुत भारी भरकम है, तो अब हम ज़ाहिर है कि वक्त भी चाहिए उनके लिए, और बदकिस्मती ऐसी हुई कि ये सारा वक्त जो उनका था वो खामखा ही मेरे साथ गुजर गया, पता नहीं क्यों। मैं तो इधर ही पड़ी थी, मैं तो फिर भी आ जाती हूँ, मेरा क्या। लेकिन देखे ना, इन्होंने भी ऐसा बच्चा जुमूरा बिठाया जो बातों में लगा ले, मगर फिर भी आखिरकार चाहिए तो हमें वही ना जिसके लिए हम आए पड़े हैं। वो हम जिस अपनी अजीम लेजेंड के लिए इंतज़ार में हैं, वो ये ऐसा ही होता है जब कभी हम शोज़ करते हैं, जैसे मुख्तलिफ स्टेज पर शोज़ होते हैं, तो कभी उसमें बहुत बड़ा एक स्टार होता है। ये शबनम की वॉलंटियर आपको कुछ? जी बताइए, आप उनके साथ थी बेटा? ठीक है, थैंक यू बेटे। आप ज़रा लगा दें जल्दी से वो जब आ रही हैं, ये वाला शोरील चलाइए प्लीज़। और आ रही है इस वक्त हमारी सबकी बहुत जान जिगर, बहुत प्यारी लेजेंड शबनम साहिबा। हम इससे भी बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, लेकिन वो हमें जितनी गुंजाइश है उतनी ही दे पा रहे हैं। बस आपका वेलकम इससे बहुत ज़्यादा पुरजोर होना चाहिए था, बल्कि मैं चाहती हूँ आप सब स्टैंडिंग ओवेशन दें शबनम साहिबा को। ये देखिए, इस तरफ भी देखिए। मैंने इसीलिए अपनी कुर्सी ऐसे की कि बीच में मैं कहीं रोड़े की तरह अटक ना जाऊं, और जिसे आप देखने आए हैं वो मैं उसकी सामने ना आ जाऊं। क्या क्या हमने आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बातें की, वो मैंने बताया कि आप ट्रैफिक में स्टक हो गई थी और एक मासूम इंसान की तरह आप बहुत दूर वाले सैलून में चली गई थी, और आपको नहीं पता था कराची का ट्रैफिक कितना खौफनाक है। बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था। जैसे आपने मुझे पढ़ाया मैंने वैसे ही कह दिया। कराची तो पहचानी ही नहीं जा रही है ना। पहले कितना अच्छा था, हम लोग साइकिलों पे फिरते थे, गरीब गरीब से थे हम सब लोग। अब हम सब अमीर होके कितने ख़राब हो गए हैं। छोटे छोटे रिक्शों में फिर रहे होते थे आराम से, कोई भी नहीं, इक्का दुक्का गाड़ी होती थी, है ना। अब अमीर होके बहुत ख़राब हो गए, है ना, बहुत अमीर होके ख़राब हो गए, पिट गए हम लोग। आप पहले सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है इस दफ़ा? आप 4 साल पहले भी आई थी। बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुझे फ़ोन किया कि आप आए हैं हमारे प्रोग्राम में, मैं सेकंड में हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे खुशी थी कि मैं पाकिस्तान जाऊँगी। वो तो कह रही मैं हट ही जाऊँ स्टेज से, कहाँ जाऊँ? देखें वो कह रही कुर्सी हटाएं ताकि आप नज़र आ सकें। अब ठीक है, अब ठीक है। क्योंकि आप तो चली जाएंगी, मुझे तो इन्हीं लोगों के साथ रहना है। तो इसलिए मैं तो इनके कहने में हूँ बिल्कुल। हाँ, ये भी रख दो भाई करीब।
अच्छा, अब ऐसा है कि एक जो सबके दिलों में सवाल है, वो सबके दिलों में है। अब चाहे वो चुपके चुपके करें या ज़ोर से करें, मगर मैं ज़ोर से पूछ लूँगी, आप क्यों चले गए? जी हाँ, मैं चली गई क्योंकि मैंने यहाँ बहुत अरसा काम किया और अच्छे अच्छे फिल्मों में काम किया। देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे रिटायर लेना चाहिए। एक एज आते है, उसके बाद खुद को समझना चाहिए। एज के बारे में मानते नहीं होते, हम तो नहीं मान रहे, आप क्यों मान गई? नहीं, मैं इसलिए कि मैं अपने फील्ड के बारे में कह रही हूँ, फील्ड के। तो मैंने सोचा कि मुझे रिटायरमेंट लेनी चाहिए और इज्जत रहते हुए हट चली जाऊँ। तो मेरे भी फैमिली है, माँ बाप थे, खालू थे, मामा मासी सब थे, वो भी तो चाहते थे ना मुझे। जी जी। तो मैं तो यहाँ कोई 30-35 साल गुजारी है काम करते हुए। जी। फिर सोचा मैं उनको टाइम दूँ, ये सोच के मैं चली गई। उनका भी हक बनता है ना। बिल्कुल। फिर भी आप जाके भी नहीं गई, आपको फिर भी जब बुलाते मैं आ हमारे दिलों में आप हमेशा रहती हैं और इंशाल्लाह आगे भी आऊँगी। इंशाल्लाह बिल्कुल। जो चाहत और प्यार मिली है ये तो मैं भुला नहीं सकती। अगर मैं ये भुला दिया तो मुझमें मेरा अंदर इंसानियत बोल के कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल नहीं भुला सकती। प्यार तो भुलाना ही नहीं चाहिए, सिर्फ बुरी बातें भूल जानी चाहिए, अच्छी अच्छी सब याद रखनी चाहिए हमेशा। और आपका इतना सारा अच्छा काम, इतना ज़बरदस्त काम, और आपकी इतनी इनोसेंट एक्टिंग थी। मैं आप ये बताऊं कि मैं देखती हूँ या आप लोग भी देख रहे हैं, हम कितनी चालाक एक्टिंग करते हैं और ये कितनी भोली एक्टिंग करती थी ना। बुशरा, आप भी तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, क्यों आप? थैंक यू। यू आर सच ए ग्रेट आर्टिस्ट। हर किस्म के कैरेक्टर आप कर लेते। मुझे तो बहुत खुशी हुई है जानकर के ये बांग्लादेश में हमारी चीज़ें देख रही हैं। इन्होंने मुझे कल बहुत प्यार से कहा कि मैं देखती, तो मैंने कहा है अच्छा, मैं समझी उधर पता नहीं कोई चैनल आते हैं या नहीं आते, या इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा। तो आपने अभी तक आप, क्योंकि आप इस दुनिया से इन टच हैं अभी तक, और बहुत खुशी की बात है। अच्छा, मगर ये बताइए कि अब जैसे आप जब चंदा आपकी पहली फिल्म थी, उर्दू फिल्म, बंगला स्पीकिंग आप थी? हाँ? आप बंगाली स्पीकिंग थी? बिल्कुल। और उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी? बिल्कुल नहीं आती। उर्दू क्या चीज़ मुझे मालूम ही नहीं था। अच्छा, और मुझे याद पड़ता है कि कोई शुरू की किसी फिल्म में आपको डब किया था कौकब अफजल ने, एक फिल्म में किया, है ना? अंधलीब में। जी, तो वो बल्कि कुछ ऑड लग रहा था क्योंकि वो आपकी एज के साथ उनकी आवाज़ थोड़ी भारी थी शायद। फिर कैसे आपने ये सीखा? कितना मुश्किल है हमें कोई बंगाली फिल्म में कह जब मेरी चंदा तलाश हिट हो गई जी, फिर यहाँ से लोग मुझे बुलाने लगे कि यहाँ आ जाओ, काम करो काम करो। मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं बात नहीं कर सकती, मैं जाके काम क्या करूँगी? मुझे पेपर्स के लोग आएंगे, मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं तो कुछ नहीं बोल सकूँगी ना, तो मैं कैसे जाऊँ? इसी तरह टाइम, हाँ मैं आऊँगी, बस बताऊँगी, ये करके 10 साल गुजार दिया और उसमें मैंने उर्दू लिखना पढ़ना सब कुछ सीख लिया। कितना मुश्किल काम है। मतलब आप सिर्फ इतना सोच लें कि अगर हमें बांग्लादेश में इस वक्त वो मुझे कहें मैं तो हम तुम्हें शाहरुख खान बना देंगे, सिर्फ मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ शाहरुख खान बना देंगे, तुम बंगाली सीख लो, तो बड़ा मुश्किल। वैसे मुझे बंगला गाने आते थे जब हम बचपन में गाते थे ना, और वो बच्चों के प्रोग्राम में उस वक्त कंपल्शन थी कि आपको एक बंगला गाना गाना है और एक उर्दू गाना है, तो मैं तोते की तरह बंगाली बोलती थी उस वक्त, अब भूल गई हूँ मगर काफ़ी। আমি তোমারে ভালোবাসি। हाँ, तुम्हारा नाम की? তোমার নাম কি? তোমার বাড়ি কোথায়? আমার নাম शबनम। तुम्हारा नाम शबनम। तो 4-5 बातें आती, बल्कि मुनीज़ा हाशमी साहिबा शायद यहाँ बैठी हुई हैं। बड़े मज़े की बात मुझे याद आई आज कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं छोटी सी थी, मैं बिल्कुल छोटी सी नहीं थी जब आप काम करती थी, मैं अच्छी भली बड़ी हो चुकी थी, मेरी शादी भी हो गई थी। अच्छा, अगर आप लोग समझ रहे हैं, आप ये कहेंगे कि हम छोटे छोटे थे जब हम आपको देखते थे, ऐसा मजाक में नहीं करने दूँगी किसी को भी। मेरी गोद में एक बच्चा था जब ये गई हैं बांग्लादेश। अच्छा, तो वो मुनीज़ा हाशमी साहिबा के सामने, मतलब सॉरी टू से मैं बाकी छोटी थी, तो वो किसी बच्चों के प्रोग्राम में वो प्रोड्यूसर थी, तो उन्होंने कहा इधर जल्दी से बैठो, क्विज शो हो रहा है, किसमें बैठ जाओ, और लाइव होता था। शायद मैं पता नहीं 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ती। उन्होंने बंगला बोलचाल में मुझसे 4 सवाल किए, मैं 15 रुपये जीत के निकल गई। तो वो अभी हम याद ही कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि ये जितना खूबसूरत आपका सफ़र रहा, लाहौर में रहना, फिल्म में काम करना, आपकी ज़िंदगी और आपका जो एक मैनरिज्म है, एक बॉडी लैंग्वेज है, एक अपनी लैंग्वेज, वो बंगला एक और तरह की कंडीशनिंग होती है। बंगाल में रहना, बंगाल से आना, पंजाबी तो बड़े लाउड होते हैं, हमें तो मतलब लोग कहते हैं कि बगैर फ़ोन के भी हम आवाज़ हमारी चली जाती है कहीं कराची से बाहर। आपने कैसे कोप किया उस पंजाबी इन्फ्लुएंस फिल्म इंडस्ट्री के साथ? देखिए, एक आर्टिस्ट अगर चाहे तो वो कोई भी ज़ुबान कुछ भी हो वो कर सकते।
मगर चाहत होनी चाहिए जी। तो मैं तो इस लाइन में जब आई हूँ कोई प्लान करके नहीं आई थी, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने मेरे साथ बहुत मेरे पर करम किया। जैसे चंदा हिट हो गई, तलाश हिट हो गई, फिर यहाँ से जब बुलाया मुझे, वही साहब ने मुझे समंदर के लिए पहली दफ़ा बुलाए। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था मुझे कि आप जाके मैं काम कर सकूँगी और बात भी कर सकूँगी। तब मैं समंदर के लिए हाँ कहा और मैं 68 में आ गई। हाँ, अच्छा, आपको लोगों ने प्यार भी बहुत दिया, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपको इतना एक वार्म एटीट्यूड मिला लोगों से कि आप यहाँ फिर रह सकीं और इतने साल काम कर सकें। ये वार्म एटीट्यूड देख के तो मेरा दिल चाह रहा है फिर दोबारा काम। आगे आगे मैं सुने, मैं एक बंगालन पे सीरियल लिख रही हूँ, प्लीज़ मुझे उसमें एक अम्मा चाहिए प्यारी सी। मेरे पास एक वाकई, मैं बहुत दिनों से एक चीज़ वीव कर रही थी और मेरा दिल था कभी मैं आपसे कहूँ कि आप उसमें एक रोल करें, और एक मैली सी साड़ी पहन के मैं भी बैठ जाऊँगी, कोई बात नहीं, गरीब सी बंगालन बन जाऊँगी, क्या फर्क पड़ता है। आपको अमीर बंगालन बना दूँगी, खुद गरीब बंगालन बन जाऊँगी। अच्छा, शादीशुदा होना उस वक्त और फिल्मी हीरोइन होना एक बड़ी मुश्किल बात। ज़्यादातर लोग अपनी शादियाँ छुपाते थे, उनके बच्चे बड़े बड़े हो जाते थे तो फिर पता चलता था इनकी शादी हुई है। आप तो शादीशुदा आई, रॉबिन घोष साहब के साथ आई और हमेशा उनके साथ रहीं, वो आपके साथ म्यूज़िक भी बनाते रहे। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं पाकिस्तान आई हूँ, कराची में। अगर आज रॉबिन साहब, दुख इस बात की है कि आज रॉबिन साहब मेरे साथ नहीं, बहुत अफसोस है। 50 साल तक मैं उनके साथ जहाँ भी जाती थी वो मेरे साथ होते थे। बिल्कुल। और आज कल जब मैं प्लेन में बैठी तो मुझे बहुत वो याद आई जी। ये पहली दफ़ा उनके बगैर मैं आई हूँ। बस देखिए, वो ज़िंदा है, सबके दिलों में अपनी म्यूज़िक से ज़िंदा है। लास्ट टाइम जब आप आई थी पाकिस्तान तो वो भी साथ में थे। बेटा कोई टिश्यू दीजिएगा कहीं। वो पाकिस्तान आए थे और मुझे बड़ी खुशी है कि वो मैंने होस्ट किया था आपका ट्रिब्यूट, और बहुत अच्छा हमें लगा कि आप दोनों इकट्ठे आए। हमने उनके म्यूज़िक को भी ट्रिब्यूट दिया और आपको भी दिया, और बड़ा मज़े का, बड़ा अच्छा PTV के ऊपर एक वेलकम भी हुआ आपका। बस दुनिया से लोग चले जाते हैं लेकिन उनके काम रह जाते हैं। टिश्यू ले लीजिएगा प्लीज़। पर आपकी ज़ाहिर एसोसिएशन जिस तरह की है उसका तो कोई हम पैमाना नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि फिर भी शादीशुदा एक्ट्रेस, शादीशुदा हीरोइन, लोगों के दिलों में, मतलब उनकी फिल्में चल जाना और पॉपुलर होना उस वक्त बहुत मुश्किल होता था। रॉबिन साहब बहुत ही अच्छे आदमी थे, वो उन्होंने कभी मेरे काम पे दखल नहीं दिया। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत है। मैं समझती हूँ एक शादीशुदा ज़िंदगी में अंडरस्टैंडिंग और विश्वास, बिल्कुल, ट्रस्ट एक दूसरे पे, ये दोनों चीज़ की ज़रूरत है, और वो दोनों चीज़ें हम दोनों में थे। तभी तो माशाल्लाह इतना सब। वो कभी किसी चीज़ से पूछा तक नहीं कि तुम आज इतने लेट क्यों आई हो, क्योंकि मैं भी काम उसी तरह करती थी। जब मैं घर से निकलती थी मैं पूरा चार्ट लेके आती थी कि मैं यहाँ से सुबह 6 बजे से 10 बजे से मैं एवेन्यू में रहूँगी, उसके बाद मैं एमी स्टूडियो में रहूँगी इसके शूटिंग के लिए, फिर वहाँ से मैं डबिंग करने के लिए फिर एवेन्यू आऊँगी, और शाम को आपकी तो गान रिकॉर्डिंग है, गाना, तो मैं वहाँ पे उस स्टूडियो में रहूँगी। तो वो शेड्यूल देखते थे। पहले उस ज़माने तो मोबाइल नहीं था। जी 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 जी। और मैंने सुना है कि आप बहुत पंक्चुअल आर्टिस्ट थी। हाँ, ये आपकी वजह से कभी कोई लेट नहीं हुए, लोग कहीं किसी का काम मुतासिर नहीं हुआ। ये मैंने इनकी बड़ी तारीफ़ सुनी है कि बहुत पंक्चुअल आर्टिस्ट थी, और डिसिप्लिन के साथ अगर आप ज़िंदगी गुजारें तो कोई भी फील्ड हो आप कामयाबी हो। मैं इस काम को जान ईमान सब कुछ बना लिया था। मैंने सोचा मैं जब तक काम करूँगी मैं यही की चीज़ मेंटेन करूँगी, क्योंकि मैं एक मज़े की बात सुनाती हूँ जो पब्लिक को। मैं फर्स्ट टाइम जब समंदर की शूटिंग के लिए आई, मैं उसी स्टाइल में सुबह 9 बजे स्टूडियो पहुँच गई, और वहाँ देखा कोई भी नहीं, वो स्टूडियो झाड़ू लगा रहे। मैंने कहा हाय ये क्या, 10 बजे से शूटिंग है, अभी फ्लोर पे झाड़ू लगा रही है। मैंने कहा चलो, मैं मेकअप रूम में बैठ गई तो मेकअप रूम मुझे कह रहे आप इतनी जल्दी क्यों आ गई। मैंने कहा क्यों, 10 बजे से शूटिंग है, 9 बजे जल्दी है, मेकअप करने में तो टाइम लगेगा। कह रहे नहीं यहाँ तो 2 बजे से पहले कोई नहीं आता। मैंने कहा अच्छा, पहला दिन था, मैं भी इंतज़ार ही करती रही, मुझे नहीं, और वही साहब ठीक बिल्कुल 2 बजे आए। माशाल्लाह, प्रोड्यूसर भी था, हीरो भी जाऊँ, तो वही सब
2 बजे आए, अच्छा चलो तैयार थी, सेट पे गए, काम किया, चली आई। तो इसी तरह 3-4 रोज़ ना लगातार होते रहे। फिर मैंने घर आके रॉबिन साहब से गुस्सा किया, मैंने कहा मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। कह रही क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा जी मैं 8 बजे चली जाती हूँ, 9 बजे चली जाती हूँ, और वहाँ आर्टिस्ट जो है वही साहब 2 बजे 2:30 बजे आ रहे हैं, ये क्या बात है? मैं ये काम नहीं करना। तो मैंने रॉबिन साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि देखो तुम भी 2 बजे जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, मगर एक बात का ये तुम सोच लो तुम कौन सा लाइन लेना चाहती हो। तुम 2 बजे अभी जाओगे, फिर तुम्हारी 2 पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, फिर तुम सुबह 10 बजे जाओगी। इस दोनों में से तुम क्या चॉइस करोगे? कर लो। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, तो मैंने वो 10 बजे जाना जो है ना उसी को चॉइस कर लिया। मैंने कहा जो 2 बजे आते आए। बिल्कुल ठीक है। मैं भी वैसे, मेरे भी पेट में घड़ी लगी हुई है, मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम है टाइम पे पहुंचने की, शौक मेरा पूरा ही नहीं हो रहा। और एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था, मैं जाके रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि मेकअप रूम बंद था और मैंने कहा मुझे क्यों बुला लिया। मुझे जितने बजे कोई कहता है मैं उससे आधे घंटे पहले जूते मोजे पहन के बैठ जाती हूँ ना, मुझे कोई ले जाने लग रहे, काश मुझे निकाल ना दें ड्रामे में से। मुझे हंसते हैं मेरे दोस्त, मेरी दोस्त सबा हमीद कहती है तुमसे बेवकूफ़ औरत नहीं देखी, जब कोई 11 बजे बुलाते हैं तो 3 बजे आते हैं। मैंने कहा है किस तरह? हाँ, मुझे बड़ा मुश्किल। तो मैंने यही टाइम को सोचा कि नहीं ये बात सही है, जब फ्लॉप हो तो मैं 10 बजे आऊँ, लोग मुझे ये कहे कि देखो शबनम आप 10 बजे आने लगे, पहले तो 2 बजे 4 बजे आती थी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो मैं हमेशा सोचती थी कि रॉबिन घोष साहब तो फुल मतलब टिप टू टो एक म्यूज़िक में भरे हुए गुंधे हुए इंसान थे, और क्या खूबसूरत म्यूज़िक उन्होंने दिया है, एक से एक गाना है, मतलब हम गिनने लगे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। आपका कितना इनपुट होता था? आपको कोई कंपोजिशन सुनाते थे? आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट था? कोई रागदारी से आपको वाकफियत थी कि किस राग में क्या बना रहे हैं, किस सिचुएशन में आपको इन्वॉल्व करते थे? वो कभी नहीं किया उन्होंने, वो अपना काम करते थे, मैं अपना काम। तो मैं तो सुबह 5 बजे घर से निकल जाती थी। अच्छा। और घर जब वापस आती थी रात 11 बजे 12 बजे, उस वक्त देख रही होती कि महनाज बैठी है रिहर्सल कर रही, या मेहदी साहब मरहूम मेहदी साहब बैठे हुए रिहर्सल कर, वो अपना काम करते थे, मैं अपना काम। कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम आज इतनी देर से क्यों आई हो, क्या बात है। मैं भी कभी उनसे कभी कुछ आपने भी नहीं पूछा महनाज इतनी रात देर तक यहाँ क्यों आई है? कभी नहीं क्योंकि वो तो एक और जर्नी पे होंगे ना उस वक्त। अच्छा, आपका एक ही बेटा है रॉनी, आपका बेटा एक ही है रॉनी, उसको वो किस वक्त पला और बाहर भी फिर आपने उसको बहुत जल्दी भेज दिया शायद पढ़ने में, मेरी नॉलेज में? वो तो फिल्म में आना ही नहीं चाहा उसको, और एक बच्चा पैदा करके मुझे महसूस हुआ कि उसके साथ ज़्यादती, मैं टाइम नहीं दे पाती थी। मैं अपने अम्मी के पास बांग्लादेश छोड़ के, उस ज़माने में तो ईस्ट पाकिस्तान थे, वहाँ छोड़ के मैं यहाँ आती थी काम करने के लिए। 4 महीना 5 महीना गुजर जाते थे, और वो 3 महीना का था। तो जब बहुत दिल घबराते थे, अम्मी को फ़ोन करते थे, अम्मी उसको लेकर तुम आ जाओ, तो वो रॉनी को लेके आ जाते थे मेरे पास। फिर 2-4 महीना मेरे पास रहते थे, फिर मैं गैप निकल के अगर टाइम हुआ तो फिर उनके साथ बांग्लादेश चली जाती थी, वहाँ कुछ महीना टाइम गुजार के फिर आ जाती थी। बस ऐसे मैनेज हो गया। तो कभी शिकायत तो नहीं हुई उसको आपसे? अब तो खैर बड़े हो गए हैं बहुत, लेकिन दरमियान में टीन एज में बच्चे जो है वो माँ बाप को हमेशा कुछ ना कुछ कभी ना कभी गिल्ट ड्राइव पे ले जाते हैं कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, या आपने मुझे टाइम नहीं दिया। कभी कहा उन्होंने? नहीं, उसने ये नहीं कहा। जब मैं ये बात रिपीट करना चाहूँगी कि मेरे घर पे 78 में डाका पड़े थे जी, तो वो जो डाका पड़े थे वो बेटा के ऊपर बहुत असर हुआ था। वो डर गया था, इतना सहमा ज़िंदगी गुजर रहा था। तो मेरी एक फ्रेंड अमेरिका से, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी, वो आई तो वो रॉनी को देख के उन्होंने कहा कि उसको भेज दो, कहीं यहाँ ना रखो, आगे जाके उसको और भी ये चीज़ जो है ना इफेक्ट करेगा, वो कुछ हो सकता है इससे। उसके बाद ही मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि मुझ में ये थी कि मेरी रॉबिन साहब की बड़ी बहन वहाँ पे लंदन में सेटल थी, और कोई स्कूल में वो। अच्छा। तो मैंने सोचा जब चांस है तो उसको भेज दो ना, तो मैं उसको फिर। देखिए कितनी कुर्बानियाँ देता है इंसान, अपने बच्चे को अपने से अलग दूर रखना पड़े और आपके सामने इस तरह की एंटरटेनमेंट आपको मुहैया की जाए, तो ये मतलब एक आर्टिस्ट को बहुत सारी कुर्बानियों से गुजरना पड़ता है, उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन हम सब जो एंटरटेन होते हैं, हम अभी थोड़ी सी देर पहले हम आपका शोरील देख रहे थे और हम सब आपके गानों पे नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मतलब हमें अपनी अपनी
सबकी बड़ी खूबसूरत यादें आपके साथ हैं, वो हम सब उसको उनको एंजॉय कर रहे थे। तो ये एंजॉयमेंट प्रोवाइड करने में आर्टिस्ट बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देता है। तो मैं तो बहुत कुर्बानी दी जी बिल्कुल, जिसने दूसरा बच्चा पैदा करने की सोचा ही नहीं। हाँ, कि एक को मैं नहीं पाल सकती, मैं दूसरा क्या पैदा करूं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहती हूँ कि देखिए, आपने जितना ग्रेसफुली अपने करियर को हैंडल किया, आपके साथ मैं मोहम्मद अली साहब को भी कहती हूँ कितना ग्रेसफुली उन्होंने अपना करियर हैंडल किया, नदीम साहब ने, वहीद साहब ने, उस ज़माने के मतलब जो आप 5-7 लोग जिनका मैं नाम ले सकती हूँ, उनके बारे में आपने कोई ऐसी बात नहीं सुनी। हम भी अखबार पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे, तो इसके लिए बड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ता है। बिल्कुल जी, क्योंकि मैं अपनी कहानी सुनाने बैठूं तो ये तो बहुत लंबी हो जाती है। अच्छा, सुना दें थोड़ी सी, हमारा टाइम बहुत ज़ाया हो गया, पहले लेट हो गए, लेकिन जल्दी से सुनाएं फटाफट। एक्चुअली ये है कि मैं चंदा तलाश करने के बाद सोचा, शादी कर ली और सोचा मैं फिल्म में और काम नहीं करूँगी, और मैं लाइन छोड़ दिया था। फिर उन्होंने, खान अता रहमान एक डायरेक्टर जिनको मैं चचा करके बुलाती थी उस ज़माने में सब चचा मामू इस तरह ही ना, जब घर से स्टूडियो जाती थी लगता वो भी घर है, फैमिली थी, ऐसा एटमॉस्फेयर होते थे। अब तो बिल्कुल बदल गए। तो उन्होंने एक कहानी लेके आया कि शबनम ये तुम कर दो। मैंने कहा मैंने तो लाइन छोड़ दी, मैं नहीं करूँगी। कह रहे क्यों तुमने छोड़ दी? मैंने कहा बस। फिर मैंने बहाना करके कहा कि अच्छा एक काम करो, मेरी जो जेठ है उनसे आप परमिशन ले लो, अगर वो कहते हैं तो मैं कर दूंगी। तो उनके पास उनका जो दोस्ती था मुझे नहीं माला ना मेरी जेठ के साथ, तो उनके जाके ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा तुम क्या आए हो भाई मेरे ऑफिस? कह रही ये प्रॉब्लम है, तू शबनम को कह दे। कहते मैंने तो उनको मना नहीं किया, वो खुद काम नहीं करना चाहते, अगर वो करना चाहती है शौक से करे, हमें कोई इतराज़ नहीं। तो खाना था मेरे पास भाग के आए कि शबनम तुम खामा खा मना कर रही। वो बादल ने तो, उनका नाम था बादल, बादल ने तो कहा उन्हें कोई इतराज़ नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो मेरी सास से फिर घुमाने के लिए मैंने कहा मेरी सास से इजाज़त ले। मेरी सास थी इराक की, तो वो भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा मैंने तो मना नहीं किया, अगर वो उसके अंदर एक चीज़ है उसे तो काम करना चाहिए तो करे। मैं फंस गई। फिर खाना था कि मेरे पास कह रहे कि तुम मना कर रही थी और देखो तुम्हें परमिशन दे। तो मैं शाम को मेरी जेठ के घर गई, मैं तो डरते हुए गई। मैंने कहा, उनको समझ आ गया तो मैं उनके बेडरूम के बाहर ही खड़ी थी। कह रही इधर आ, मैं समझ गया तू क्यों आया। मैं गई, मैंने कहा हाँ बलदा। कह रहे खाना था मेरे पास आया था, मैंने ये कह दिया। मैंने कहा ये कह दिया आपने, मुझे तो करनी पड़ेगी। करे कर क्या तकलीफ़ है। फिर वो इसी तरह बातचीत होते रहे। फिर जब परमिशन दे दिया, फिर उन्होंने मुझे बिठा के समझाया कि बेटा, उस वक्त मेरी भी एज बहुत कम थी। जी कह रहे बेटा कोई इत्यास नहीं है मुझे, मगर एक बात कह देता कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारी फैमिली के ऊपर आए। ये जो बात थी ना, ये मेरे जहन पे बैठ गई थी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचती थी। जब भी मैं काम करने आती थी, अगर मैं ड्रेस पहनूं थोड़ी सी यहाँ से जिसम नजर आए, सेफ्टी पिन से, यू नो दैट वे कि मैं, हमने देखा एक वो आंखें बादामी वाला कोई गाना था, निहायत ही उसमें अपनी तरफ से आवारा बनी हुई थी, ब्लाउज और स्कर्ट पहनी हुई थी और सिर्फ स्लीवलेस था जो कि आवारगी का एक इम्प्रेशन दे रहा था और कुछ नहीं था। इतनी शराफत से उस ज़माने में कोई मॉडर्न लड़की या कोई बिगड़ी हुई लड़की दिखाने के लिए। तो आपके लिए तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं। आपके अलावा हमने ज़ेबा आंटी को नहीं देखा, ज़ेबा साहिबा को भी ऐसे नहीं देखा। उस वक्त एक कोई पैमाना होता उस वक्त एक अलग इंडस्ट्री थी। अब काफ़ी लाइफ भी बदल गया है, SMS की टाइम आ गए हैं। जी जी जी, अभी तो कोई बात ही नहीं करते। बिल्कुल, मैसेज के अलावा बात नहीं करते। व्हाट्सएप। अच्छा ये बताएं, पंजाबी फिल्म में भी आपने काम किया था एक, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। वो कैसे आप कन्विंस हुई कि आप पंजाबी बोलेंगी और आपने कैसे मैनेज किया उसको? बस इतने अरसे पंजाब में रहे, मैं उन टोन को मैंने ले लिया था ना कि किस तरह बोलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, हेल्प की, मैं डायलॉग्स घर पे लेके आती थी, वो मैं याद करके फिर टोन को पकड़ लेना किस तरह बोलना है क्या है।
बस हिम्मत की ज़रूरत है, हिम्मत की सक्सेसफुल हो। डायरेक्टर्स बड़े कमाल आपके साथ रहे हैं, सुलेमान साहब, नजरुल बहुत इस्लाम जी। साहब, जावेद फाजिल साहब, परवेज़ वाले, जी। अब आप बाकी के आप बता दें, क्योंकि मैं तो वाकई ज़रा छोटी ही थी उस वक्त। नैयर साहब थे, बहुत really, जी बहुत नैयर अच्छे साहब, बिल्कुल। हसन शरीफ अस्करी नैयर, साहब हाँ, थे, हसन अस्करी फिर मैं खुद क्या कहते एहतशाम हैं, बहुत साहब, सारे, एहतशाम अभी साहब। मैं खुद ही भूल रही हूँ। एहतशाम साहब भी, जी। एहतशाम साहब तो मुझे इस लाइन पे में नदीम साहब को भी बोला है। लेकिन मैं एक जो फिल्म आपकी, वैसे तो बेशुमार हैं, अभी गाने चले तो हम सब पड़क रहे थे, बस कुछ पूछे ना, ख़ानदानी वक़ार दाव पे लगा हुआ था, बैठना मुश्किल हो रहा था। याद आया कि अब्बा ने मना किया हुआ है तो बैठ गई, मैं भी दिल चाह रहा था यहीं नाच लूँ। लेकिन कोई एक फिल्म आईना, नहीं, आईना से पहले मैं एक फिल्म की बात करूंगी, वो शायद आप लोगों ने कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ नहीं। वो है आखिरी स्टेशन। हाँ, आखिरी स्टेशन, जिसमें मैंने पगली की कैरेक्टर की है। बिल्कुल। और उसमें ना कोई मेकअप था ना कुछ। उस टाइम में पूरे इंडस्ट्री मेरे पीछे पड़ गए थे कि शबनम ये क्यों कर रही हो, तुम ग्लैमर हीरोइन हो, तुम इसमें पागल के रोल कर रही हो, ना कोई मेकअप ना कुछ। तुम, मैंने कहा जी मैं करूँगी तो यही करूँगी, नहीं तो ये पिक्चर ही नहीं करूँगी। और मैंने किया उस टाइम में। बहुत अच्छी और बड़ी हाजा मसरूर की कहानी थी और सुरूर बाराबंक के भी डायरेक्टर। जी वो कमाल, वो चंद कमाल की फिल्में जो यादगार हैं। आप जी हाँ। और उस फिल्म में सबसे खूबसूरत ये बात थी कि पूरी फिल्म में डायलॉग्स नहीं थे। जहाँ भी हीरो मिलते थे वो प्यार हीरो से ही करती है, मगर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जब मिलते हैं बस एक ही डायलॉग्स वो बोलते पूरी फिल्म में, बाबू एक बीड़ी दो, बस बीड़ी लेके चल पड़ती थी और पीती थी, बस यही काम था। आए अल्लाह, मैं किधर जाऊं, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। जी, म्यूजिक आपको याद है इसका म्यूजिक किसने दिया था? नहीं याद। अच्छा, आपके हीरोज थे रहमान साहब, फिर आपने मोहम्मद अली साहब के साथ भी काम किया, वहीद साहब के साथ भी, नदीम साहब के साथ भी, शाहिद साहब के साथ भी, बहुत सारी लिस्ट है। सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि नदीम साहब के साथ आपकी केमिस्ट्री मिलती थी? मिलती थी, ये मैं ये ज़रूर क्लियर करूँगी, क्योंकि अली भाई उनकी अलग एक पर्सनालिटी। वो तो सबके ही भाई थे, वो तो हीरो भाई थे और थे ही भैया। उनके साथ काम करते हुए भी मैं डरती थी जी। उनकी हाइट, उनकी पर्सनालिटी थी एक ना, अलग ही थी। तो एक रिस्पेक्ट के डरते थे। और नदीम के साथ जहाँ तक बात है, फरजाना मेरी बहन बनी हुई है और बिल्कुल घरेलू जैसे एटमॉस्फेयर में, फैमिली मेम्बर जैसे नदीम हमारे लिए था। बिल्कुल। तो जब हम रिहर्सल करते थे, एडजस्टमेंट हमारी दोनों की बहुत अच्छी थी। अगर रिहर्सल में बहुत अच्छे करते, एक दूसरे की तारीफ भी करते, और फिर टेक देते वक्त अगर वो चीज़ मिस हो गई यार, किया नहीं, फ़ौरन मैंने नज़ीर को कहा, बेग साहब आपने ये जो किया था वो नहीं किया अपने रिहर्सल में, आपस में। या उन्होंने मुझे कहा, शबनम आपने रिहर्सल में जो ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना आर्टिस्ट, वो थी बोल के ज़्यादा उनके साथ काम करने में। आपको पता है इस महफिल में बहुत सारे आपके चाहने वाले तो हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ पे इस वक्त ज़हरा निगाह साहिबा बैठी हैं जो बहुत बड़ी शायरा हैं, आरिफा सैयदा साहिबा बैठी हैं, फिर मुझे जहाँ जहाँ नज़र नूरुल हुदा शाह हमारी बहुत बड़ी राइटर हैं, बहुत यहाँ पे सोचने समझने पढ़ने लिखने वाले बहुत प्यारे कदरदान लोग मौजूद हैं। फिर वहीद साहब की बेगम सलमा बैठी हैं वहाँ, वो आपको नज़र आ रही होंगी शायद। तो मैंने कहा आपको आपके पुराने रिश्तेदारों से भी मिलवा दूँ और नयों से भी आप मिल रही हैं ना। अच्छा, तो ये बताएं, बांग्लादेश में आप पाकिस्तान का टेलीविज़न देख रही हैं? जी, देखती हूँ बिल्कुल। और यूट्यूब पे तो आपकी पुराने ड्रामे और कॉमेडी देख के इतना मज़ा आता है। आप मेरी पसंदीदा आर्टिस्ट हो गई हैं। सदके जाऊँ, अगली दफ़ा फिर बुलाऊंगी मैं, देखना अपने पास से टिकट दूंगी। मेरे लिए इतना बड़ा ऑनर है, क्योंकि जब लास्ट टाइम भी हम मिले तो मुझे इन्होंने बड़ा प्यार किया, कहने लगे तो आप, मैंने तो सुना पता नहीं क्या क्या करती हो, पता नहीं लाहौर में इनके कुछ फ्रेंड्स ने बहुत मोहब्बत प्यार से कुछ कहा होगा। तो मैंने कहा बस आपके निकलने की देर थी, मैंने कहा ये औरत जाएगी तो मैं कुछ बनूंगी, वरना मैं नहीं बन सकती। आप निकली तो मैं बड़ी स्टार बनी, वरना तो मेरा कोई नाम नहीं था उस वक्त। नहीं, आपको उस वक्त भी नाम था। आप अपने जगह पे बहुत बड़े आर्टिस्ट हो। अब ये बताएं, वो जो हमारे वहाँ पे हमारे और भी लेजेंड्स हैं जो बांग्लादेश चले गए, हमारा
बस वो हम पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारा एक बड़ा एक टेंडर, वो एक बहुत इमोशनल पॉइंट है कि हमारा आधा वतन था और वो अलग हो गया। अब वो और बात है, वो वतन वाले ज़्यादा खुश हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन हमारी रूना लैला वहाँ है, हमारी फिरदौसी बेगम वहाँ है, हमारी शहनाज बेगम वहाँ है, वो सब हमारे। आपका आपस में मिलना होता है, इंटरेक्शन? जी हाँ, सभी से मेरी मुलाकात होती है। अच्छा, तो वो सब पाकिस्तान की बातें होती हैं, कुछ पुरानी यादें? बिल्कुल बिल्कुल। रूना से जब बात होती है तो तब वो तो बहुत साल और बहुत फिल्मों में मेरे लिए गाना गाया ना, तो बहुत बात होती है। जब मैं 12 में आई थी, मैं यहाँ से गई, फिर रूना घर पे डिनर दिया, बुलाया, मेरी यही बातचीत होती रही, क्या ऐसे हुआ, क्या हुआ, कह रहे थे हमने यूट्यूब में सब देखा। हाँ, और फिर रूना का तो बचपन यहाँ गुजरा, स्कूल कराची, यहीं पर वो पहली बार गाया उन्होंने। आप तो वहाँ फिर भी वहाँ से आई थी, लेकिन तो ये बड़ी एक अजीब सी फीलिंग है कि एक आसमान तले आप पैदा होते हैं, उसके तले आप जवान होते हैं, वहाँ आपके दिल में फूल खिलते हैं, आपके सपने सजते हैं, और फिर किसी दूसरे आसमान तले आपकी आखिरी उम्र गुजरती है या आधी उम्र गुजरती है। तो इंसान के बस में नहीं होता और उसको पता भी नहीं होता कि उसको कितने आसमानों के नीचे टुकड़ों टुकड़ों में जीना पड़ता है। मगर बहरहाल जो अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी है, इससे हम नहीं कुछ कह सकते। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, और आपकी गैर मौजूदगी में मैंने अंदलीब का एक गाना भी सुना दिया मैंने, क्योंकि आपका इंतज़ार था। तो गाने भी बेशुमार एसोसिएटेड हैं आपसे। रॉबिन घोष साहब की म्यूज़िक, बहुत सारे ऐसे गाने जो हम मतलब सुन सुन के मतलब थक जाएं तो भी ख़त्म ना हो। लेकिन अफसोस कि हमारा वक्त बहुत यहाँ पे महदूद होता है। आपके साथ तो पूरा दिन भी गुजरे तो कम है, और यहाँ अभी एक बहुत बड़े लेजेंडरी राइटर का सेशन होने वाला है, तो हम इजाज़त लेंगे अपने मिलने वालों से, अपने देखने वालों से। और एक बार फिर आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप तशरीफ़ लाई। नहीं, मैं भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बुलाए। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्पेशल बहुत शुक्रिया। और बस अब आप, और मैं वादा करती हूँ जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आऊँगी। बिल्कुल, आप ज़रूर आइएगा, प्लीज़। बहुत शुक्रिया। आप सब इनको स्टैंडिंग ओवेशन जाते हुए देखें। बहुत शुक्रिया बुशरा और शबनम जी। Thank you for attending this session. Our next session is titled Ageless Poetry and Graceful Wit, which will be moderated by Asif Farooqi, and the participants shall be Mushtaq Ahmed Yusufi and Zehra Nigar. The session will begin at 3:30.